और अब कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 2 प्राणियों में पोषण सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है डॉक्टर भारती शर्मा जी द्वारा और समीक्षा की है देवीलाल ठाकुर जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आप लोग बहुत बहादुर एवं बुद्धिमान हैं। आप सभी घरों में बैठकर भी निडरता के साथ मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। आज नई तकनीकी का ज़माना है और इस नई तकनीकी के साथ में आप एकाग्रता से अपने अध्यायों को समझ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 विज्ञान विषय का पाठ 2 प्राणियों में पोषण पढ़ाऊंगी। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। बिंदु संख्या 1, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। बिंदु संख्या 2, अमीबा में संभरण एवं पाचन। तथा बिंदु संख्या 3, मानव में पाचन, जिसके अंतर्गत पाचन तंत्र की संरचना एवं भोजन के पाचन का प्रक्रम पढ़ेंगे। बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों या भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन सूर्य के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में पादपों या पौधों द्वारा स्वयं बनाया जाता है, जिसकी जानकारी आपके पाठ 1 पादपों में पोषण के अंतर्गत दी गई है। लेकिन प्राणी या जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कुछ प्राणी पौधों से ही सीधे अपना भोजन लेते हैं, जैसे घास, पत्तियां, सब्जियां आदि के द्वारा, जबकि कई अन्य जंतु दूसरे उन जंतुओं को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। जैसे शेर खरगोश को खाता है। खरगोश जो सिर्फ पौधों को खाता है, शेर पौधों को खाने वाले खरगोश को खाता है। इसी प्रकार कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ रुचिकर बातें बताती हूँ जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्व अपने आप, पोषी पोषण करता है। मानव एवं अन्य जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जो प्राणी सिर्फ पौधों से ही सीधे अपना भोजन लेते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे खरगोश, गाय। साथ ही कई जंतु जो दूसरे अन्य जंतु को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर। अन्य परिभाषा में कुछ जंतु जो पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। सर्वा सभी का, आहारी आहार करने वाला, ग्रहण करने वाला। जो सभी को खाता हो, पौधों को, जंतुओं को सर्वाहारी जीव कहलाएंगे, जैसे मानव। बच्चों, प्राणियों में पोषण की परिभाषा के अंतर्गत आपकी किताब में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि एवं शरीर में इसके उपयोग की विधि को सम्मिलित किया गया है। हम इसे और सरल शब्दों में कहें तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जिसमें 1 अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि, 2 पाचन, 3 अवशोषण, 4 स्वांगीकरण एवं 5 निष्कासन सम्मिलित होते हैं। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि भोजन के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, के आदि, साथ ही खनिज लवण, खाद्य रेशे एवं जल होते हैं, जो हमारे शरीर को गतिशील एवं स्वस्थ रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। अर्थात सभी पोषक तत्व
किसी न किसी प्रकार से शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव या प्राणी अपने पर्यावरणीय आवास के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधियां जैसे चूषण, चूसना, पकड़ना तथा निगलना, चबाना आदि होती है। हम देखते हैं पुष्पों पर मधुमक्खी मकरंद को चूसती है। सांप, अजगर अपने भोजन को पूरा ही निगल लेते हैं। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है। सभी प्राणियों में, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उनमें पाचन की क्रिया के फलस्वरूप जटिल खाद्य पदार्थों को पाचक रस की सहायता से सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। उससे ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं को करने में काम आती है। पाचन के पश्चात बिना पचा अपशिष्ट शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। जैसे हम सबसे पहले सरल जंतु जिनमें ना मुख होता है ना भोजन पचाने के लिए कोई पाचन तंत्र, उनमें भोजन का अंतर्ग्रहण तथा पाचन सरल रोचक विधि द्वारा पढ़ेंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। सूक्ष्मजीवी अमीबा जो जलीय एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। उसमें एक गोल सघन केंद्रक तथा कोशिका द्रव में बुलबुलों के समान अनेक धानियां होती हैं। उनमें से कुछ खाद्य धानियां होती हैं जिनमें इसके भोजन को पचाने के लिए पाचक रस एकत्र रहता है। अमीबा की आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलती रहती है। अमीबा की कोशिका झिल्ली पर एक या अधिक उंगली के समान उभार या प्रवर्त निकले रहते हैं, जिससे ये जल में गति करते रहते हैं। इन्हें कृत्रिम पांव या पादाप कहते हैं, जो इन्हें भोजन पकड़ने में भी मदद करते हैं। अमीबा का भोजन सूक्ष्मजीव होते हैं। इसे तैरते हुए भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप या कृत्रिम पांव विकसित कर उसे घेर लेता है, जिससे एक धानी बन जाती है। उसे यह अपने अंदर ले लेता है, जो इसके कोशिका द्रव में खाद्य धानी के साथ में मिलकर पाचक रस स्रावित कर जटिल खाद्य तत्वों को सरल खाद्य पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन संख्या में बढ़ोतरी के लिए उपयोग होता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा धीरे धीरे कोशिका झिल्ली की ओर धकेल कर बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, यह भोजन के पाचन की सबसे सरल प्रक्रिया होती है। हमारे पाठ्यक्रम में एक कोशिकीय प्राणी अमीबा के पाचन क्रिया के अलावा मानव में पाचन की संरचना एवं पाचन का प्रक्रम भी दिया हुआ है। मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में आहारनाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र जिसे छोटी आंत, वृद्धांत्र जिसे बड़ी आंत और जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गूदा को सम्मिलित किया गया है। इन सभी से मिलकर आहारनाल का निर्माण होता है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं: 1 लार ग्रंथि, 2 यकृत, 3 अग्नाशय। इनके अतिरिक्त आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस का स्रवण करती है। बच्चों, मानव में पाचन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मानव अपना भोजन मुख द्वारा ग्रहण करता है। भोजन एक सतत नली में से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। जैसे जैसे भोजन आहार नली के विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों या पोषक तत्वों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है।
आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। मानव में सर्वप्रथम भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, जिसमें दांत, जीवा एवं लार ग्रंथि होती है। दांतों की सहायता से भोजन को चबा चबा कर यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, जिससे पाचक रस पिसे हुए भोजन को सरलता से पचा सके। मानव में कर्तन एवं दंशन, चीरने एवं फाड़ने, साथ ही चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं। जीवा या जीभ एक मांसाल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। बोलने के लिए जीभ का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ पर आगे मिठास, साइड में या पार्श्व में खट्टे तथा पीछे कड़वे स्वाद कलिकाओं की उपस्थिति के कारण स्वाद का ज्ञान होता है। मुख का बारीक पिसा हुआ लार में मिश्रित भोजन निगलकर ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। बच्चों, कभी कभी हमने देखा है कि हमें वमन या उल्टी हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है कि हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और वो अस्वीकार भोजन उल्टी या वमन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ग्रसिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं, ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही यह भोजन को अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया उस पर सरलता से हो सके। पाचक रस आमाशय में जठर रस कहा जाता है, जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत्र लगभग 3 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत व अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। इससे जुड़ी पहली ग्रंथि यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षुद्रांत्र से जुड़ी द्वितीय ग्रंथि अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित होने वाला अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित
हो जाता है। क्षुद्रांत्र में पाचन के अलावा अवशोषण का भी कार्य किया जाता है, इसलिए ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत्र में पाचन के अलावा पोषण के लिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु इसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है। प्रत्येक रसांकुर में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। रसांकुर की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक किया जाता है, जहां इसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, और इसी प्रक्रम को स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण अर्थात सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण, जो पाचन क्रिया के उल्टा होता है या विपरीत होता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। वृद्धांत्र या बड़ी आंत जो आहार नाल का ही एक भाग है। क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। बच्चों, आज आपको प्राणियों में पोषण के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। बच्चों, हमें शिक्षिका ने प्राणियों में पोषण को और मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया को भी समझाया। हमें किस तरह ऊर्जा मिलती है यह भी समझाया। अब आप किताब में दिए गए पाचन तंत्र को देखना और आज जो सुना उसकी मदद से उसको समझने की कोशिश करना। जरा सोचना कि पाचन तंत्र ठीक से काम करे, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आप पाचन तंत्र को अपनी कॉपी में बनाना और अपने बड़े भाई बहनों को समझाना।